मैं डॉक्टर आर डी दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, बीकॉम भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय औसत एवरेज पर अपना तृतीय दृश्य श्रव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम औसत से संबंधित विविध प्रश्नों को लेकर इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं हम। एक परीक्षा में 50 छात्र सम्मिलित हुए, उन्हें औसतन 37 अंक मिले। जो छात्र उत्तीर्ण हुए उन्हें औसतन 39 अंक मिले और जो अनुत्तीर्ण हुए उन्हें औसतन 34 अंक मिले। उन छात्रों की संख्या बताइए जो उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के आधार पर देखें तो छात्रों के 2 वर्ग हो गए। उनका औसत हमें दिया हुआ है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39, अनुत्तीर्ण का औसत 34। लेकिन उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं है। हाँ, हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात है। कुल 50 छात्र सम्मिलित हुए परीक्षा में और उन्हें औसतन 37 अंक मिले। हमें ज्ञात करना है उनकी संख्या जो उत्तीर्ण हुए हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास जो सूचनाएं हैं हम उनको पहले पता कर लें। कौन कौन सी सूचनाएं हैं? x बार पता है, संयुक्त औसत पता है, 37 है, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 37 है। कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं अर्थात n = 50। जो उत्तीर्ण हुए उनके औसत को हम x बार 1 कह लें तो उनकी संख्या कहलाएगी n1। x बार 1 हमें ज्ञात है, प्रश्न में दिया हुआ है 39। n1 कितने हैं यह ज्ञात नहीं है, हम उसका मान n1 ही रख लेते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है हम उसे मान लेते हैं x बार 2, जो प्रश्न में दिया हुआ है 34। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? n2 हो जाएगी। n2 भी हमें ज्ञात नहीं, लेकिन n2 किसके बराबर होगा? कुल छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को कम कर दें, अर्थात 50 ऋण n1 बराबर n2। अब कंबाइंड एवरेज का जो फार्मूला है उस फार्मूले में हम इसको रखें। x बार = n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n। जो मूल्य ज्ञात है यहाँ 37 बराबर n1 39 गुणा 39 धन 50 ऋण n1 गुणा 34। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से 50 का गुणा 37 के साथ हो जाएगा 1850। 39 का गुणा n1 से 39 n1 और 34 का गुणा इन दोनों राशियों से तो क्रमशः 17,000 ऋण 34 n1। पक्षांतर कर लें राशियों को तो इधर आधिक्य बचेगा 150 और इधर आधिक्य होगा 5n1 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 = 150, n1 = 30। n1 मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या। और कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत चौथी का दूना है। यदि संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या बताइए। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या कहता है? चौथी संख्या का दूना, मतलब जो चौथी संख्या होगी उसका दुगुना 3 संख्याओं का औसत। यदि संख्याओं का औसत 28 हो, मतलब किन संख्याओं का? पूरी चारों संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या बताइए। यहाँ पर यदि हम चौथी संख्या हमको पता चल जाए तो चौथी संख्या का दुगुना अर्थात 3 संख्याओं का औसत है, तो हम चौथी संख्या का मान रख लें। चौथी संख्या बराबर x, तो 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा इसका दुगुना अर्थात 2x। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2x गुणा 3 संख्याएं हैं, औसत है 2x बराबर 6x। सभी 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 3 संख्याओं का योग हो गया और चौथी संख्या का मान है x, तो 6x धन x बराबर 7x। सभी 4 संख्याओं के योग को 4 संख्याओं से विभाजित कर दें, 7x / 4
प्रश्नानुसार 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 28, अर्थात 7x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 28। 1 और 2 इनकी तुलना करें तो इस तरह से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 को हम 4 से गुणा करके और 7 से विभाजित कर दें। 28 गुणा 4/7, x बराबर 16, अतः चौथी संख्या होगी 16। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों के लिए औसत वर्षा 0.5 सेंटीमीटर थी। रविवार को तेज वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह की औसत वर्षा बढ़कर 1.5 सेंटीमीटर हो गई। रविवार को कितनी वर्षा हुई? प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों के लिए औसत वर्षा, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक की औसत वर्षा कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। हम इन 6 दिनों की कुल वर्षा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें औसत ज्ञात है, दिनों की संख्या ज्ञात है, तो औसत है 0.5 और 6 दिन है, तो 0.5 गुणा 6 बराबर पहले 6 दिन में कितनी वर्षा हुई? 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई। रविवार को तेज वर्षा हुई और इस कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। पूरे सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 दिन, और 7 दिनों का औसत कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। तो 7 दिनों की कुल वर्षा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1.5 गुणा 7, अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह 6 दिन की वर्षा है कुल वर्षा, और यह 7 दिन की कुल वर्षा है। तो 7 दिनों की कुल वर्षा से 6 दिनों की कुल वर्षा को घटा दें तो इस तरह रविवार की औसत वर्षा हमें ज्ञात हो जाएगी, जो कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर घटा दें, 7.5 सेंटीमीटर। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया और 9वें ने पूरे 9 के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा व्यय की गई कुल राशि निर्धारित कीजिए। प्रश्न को बड़ी बारीकी से समझना होता है, क्योंकि जो सूचनाएं दी जाती हैं वह सभी प्रश्नों में एक तरह की नहीं होती हैं। यहाँ आप देखिए, 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया? 3 रुपये। इसका मतलब 8 व्यक्तियों का औसत व्यय है 3 रुपये। हम इस आधार पर 8 व्यक्तियों का कुल व्यय भी निकाल सकते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत व्यय ज्ञात है 3 रुपये, 8 व्यक्तियों का कुल व्यय हो जाएगा 8 या 24 रुपये। ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। आगे क्या कहते हैं ये? 9वें ने पूरे 9 के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किया। तो पूरे 9 का औसत व्यय तो हमें प्रश्न में दिया हुआ नहीं। हम चाहें तो पूरे 9 का औसत व्यय का मान यहाँ पर रख सकते हैं। माना 9 व्यक्तियों का औसत व्यय x है। 9वें व्यक्ति का व्यय कितना हो जाएगा? पूरे 9 के औसत से 2 रुपये ज़्यादा, अर्थात x धन 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 8 व्यक्तियों का कुल व्यय और ये 9वें व्यक्ति का व्यय। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 9 व्यक्तियों का कुल व्यय हमें मिल जाएगा। 9 व्यक्तियों का कुल व्यय कितना हो गया? 24। 8 व्यक्तियों का व्यय और 9वें का व्यय x धन 2, हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया। 9 व्यक्तियों का औसत व्यय, अभी हमने क्या मान रखा था यहाँ पर? 9 व्यक्तियों का औसत व्यय कितना है? x। 9 व्यक्तियों का औसत व्यय, उनके कुल व्यय को 9 से भाग देकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कुल व्यय को 9 से भाग दें तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? x के बराबर होना चाहिए। इसको हम हल कर लें। इधर 9 का गुणा x से हो जाएगा। हल करें। 26 धन x बराबर 9x, या डिफरेंस यहाँ पर 8x बराबर 26, x बराबर हो जाएगा 3.25। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 3.25। यहाँ 24 और 2 ये 26 हो गया था। यहाँ पर 9x और ये x, 9x को इधर पक्षांतर करते तो 8x। 9 व्यक्तियों का औसत व्यय कितना हुआ? x, अर्थात 3.25, उसकी वैल्यू आई।
9 व्यक्तियों का कुल व्यय कितना हो गया? औसत व्यय आया 3.25। 9 व्यक्तियों का कुल व्यय कितना हो गया? 29.5 रुपये। 9 व्यक्तियों का कुल व्यय प्रश्नानुसार जो हमें पूछा गया था उसका उत्तर होगा 29.5 रुपये। एक और प्रश्न लेकर चले। एक प्लाटून में जवानों की आयु का औसत 24 वर्ष था। 3 अन्य जवानों को जिनकी आयु 27 वर्ष, 30 वर्ष एवं 23 वर्ष थी भर्ती किया गया तो औसत 24 वर्ष 2 माह हो गया। बताइए प्लाटून में पहले कितने जवान थे? प्लाटून में कितने जवान हैं इसकी संख्या हमें पहले नहीं दी गई। हाँ, उनका औसत दिया हुआ है, उम्र का औसत दिया हुआ है 24 वर्ष। तो जवानों की संख्या यहाँ पर हमको मान रखनी पड़ेगी। यदि हमको जवानों की संख्या ज्ञात होती तो हम कुल उम्र निकाल लेते जवानों की, और 3 जो नए जवान आए हैं उनकी आयु जोड़कर कुल संख्या हम यहाँ पर 3 से बढ़ा देते और उससे विभाजित, कुल आयु को उससे विभाजित कर औसत निकाल लेते, जो औसत किसके बराबर होता? 24 वर्ष 2 माह के बराबर होता। तो यहाँ पर हम मान लें कि प्लाटून में जवानों की संख्या पहले x थी। x जवानों की औसत आयु प्रश्नानुसार 24 वर्ष है। कुल आयु कितनी हो जाएगी? x जवानों की कुल आयु 24 गुणा x, 24x। शामिल 3 नए जवानों की आयु उसमें और जोड़ दें, क्रमशः 27, 30 और 23। प्रश्न में दिया था 27, 30 और 23 वर्ष। कुल मिलाकर इनका योग कितना हो गया? 80 वर्ष। तो यहाँ पर x + 3 जवानों की संख्या हो जाएगी। x जवान पहले थे, 3 जवान और जुड़ गए तो x + 3 जवान हो गए। इनकी कुल आयु कितनी हो गई? पहले x जवानों की कुल आयु थी 24x वर्ष और ये 3 जवानों की आयु और कितनी जो शामिल हुए? 80। तो इन दोनों को जोड़ दें। इस तरह यह कुल आयु हो गई और ये कुल जवानों की संख्या हो गई। तो x + 3 जवानों की औसत आयु कितनी हो गई? इनकी कुल आयु को इनकी संख्या से भाग दे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आया। प्रश्नानुसार 3 जवानों को शामिल करने के बाद औसत आयु कितनी हो जाती है? यहाँ पर देखिए औसत आयु 24 वर्ष 2 माह। तो 24 वर्ष 2 माह को बड़ी सावधानी से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माह को हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। 24 वर्ष 2 माह, 2 माह बराबर 2/12 वर्ष होता है। तो 24 से ही 2/12 वर्ष, 1/6 या 24 से ही 1/6 बराबर 145/6 वर्ष। तो औसत आयु कितनी हो गई इनकी? अब बदलकर कितनी हो गई? बढ़कर 145/6 वर्ष। इक्वेशन 1 x + 3 जवानों की औसत आयु है और यह इक्वेशन 2 x + 3 जवानों की, 3 जवान शामिल होने के बाद की औसत आयु है। दोनों औसत आयु समान संख्या की है, अतः दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। हम इन दोनों को बराबर कर दें तो 24x + 80/x + 3 बराबर 145/6। इनका तिर्यक गुणा कर लें, 6 का गुणा होगा 24x + 80 से हो जाएगा। इस तरह 144x + 480 और 145 का गुणा नीचे x + 3 से होगा तो 145x + 435। इसको यदि हम हल कर लें, ट्रांसफर कर लें तो -x = -45, x = 45। अर्थात प्लाटून में पहले कुल कितने जवान थे? 45 जवान थे। एक और प्रश्न लेकर चले। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार और शुक्रवार के तापक्रम का अनुपात 7:9 है तो गुरुवार का तापक्रम क्या होगा? यहाँ पर यह प्रश्न औसत और अनुपात का मिश्रित रूप है। देखिए, पहले जो 4 दिनों की जानकारी दी गई है, आप गौर कीजिए, बुधवार तक तो समान है, यहाँ गुरुवार शामिल है, यहाँ बुधवार तक समान है, यहाँ शुक्रवार शामिल है। जब कभी तुलना होती है तो तुलना समान दिनों की होती है। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा। पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना था? 30 डिग्री।
4 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 चौक 120 डिग्री। उसी तरह इन 4 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री, तो इन 4 दिनों का कुल तापमान 32 का हम 4 से गुणा कर दें। इस तरह से जो संख्या आएगी वह उन 4 दिनों का औसत 128 डिग्री यहाँ पर। गुरुवार और शुक्रवार के तापक्रम की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनके बीच जो आनुपातिक संबंध है तापक्रम का, इसकी जानकारी है। और अनुपात के चैप्टर में हमने देखा था, यदि कोई अनुपात हमें ज्ञात है, अनुपात सूक्ष्म रूप में रहता है, वास्तविक संख्या के लिए इसके साथ इसका गुणक जो अज्ञात है उसका मान हम रख लेते हैं, यहाँ गुणक x मान लें। तो गुरुवार का तापक्रम हो जाएगा 7x और शुक्रवार का तापक्रम हो जाएगा 9x। अब जहाँ पर प्रश्न में सोम मंगल बुध गुरु का तापक्रम है, अर्थात शुक्र का यहाँ पर नहीं है, हम इसमें शुक्र का तापक्रम शामिल कर लें। तो इसका सोम मंगल बुध गुरु का तापक्रम था 120 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार का तापक्रम शामिल करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस धन 9x डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सोम मंगल बुध और शुक्र के तापक्रम में जो 32 डिग्री सेल्सियस था प्रश्नानुसार, कुल तापक्रम हुआ 128 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसमें गुरुवार के तापक्रम को शामिल कर लें जो कितना है 7x डिग्री सेल्सियस, तो 128 डिग्री में 7x डिग्री शामिल कर लें, तो इस तरह ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुए, यहाँ भी सोम से शुक्र और यहाँ पर भी सोम से शुक्र। तो यहाँ पर दिनों की संख्या दोनों में 5-5 है, उन्हीं 5 दिनों का तापमान यह भी है, उन्हीं 5 दिनों का तापमान यह भी है, अर्थात दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों संख्याओं को बराबर कर दें, 120 डिग्री सेल्सियस धन 9x डिग्री सेल्सियस बराबर 128 डिग्री सेल्सियस धन 7x डिग्री सेल्सियस। 9x माइनस 7x यहाँ पर बराबर 128 ऋण 20, 2x बराबर 8, x बराबर 4। x आपने किसका मान रखा था, अनुपात के पदों का गुणक। गुरुवार का तापमान 7x था, तो 7 चौक 28 डिग्री, और शुक्रवार का तापमान 9x था, तो 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो यहाँ पर पहले इसमें गुरुवार का तापमान घटाकर और दूसरे इसमें शुक्रवार का तापमान घटाकर सोम से बुध की तुलना भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। एक नाव में 35 व्यक्तियों का औसत भार x किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति जिसका भार 65.5 किलोग्राम है नाव में आ जाता है, तो व्यक्तियों का औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। x का मान बताइए। 35 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार हमें पता नहीं है। उन्होंने कहा x किलोग्राम है, मतलब वास्तविक संख्या पता नहीं है, x किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति जिसका भार 65.5 किलोग्राम है और आ जाता है, अर्थात कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 35 पहले से थे, 36 व्यक्ति हो जाएंगे, तो व्यक्तियों का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। x का मान बताइए। तो इसको हल कैसे करें, 35 व्यक्ति पहले थे, औसत भार x किलोग्राम है, तो 35 व्यक्ति का औसत भार x किलोग्राम, कुल भार कितना हो जाएगा, 35x किलोग्राम। नए व्यक्ति के शामिल होने से जिसका वजन कितना है, 65.5 किलोग्राम है। 36 व्यक्तियों का कुल भार 35 और धन 1 36 हो जाएगा, और कुल भार हो जाएगा, पहले कुल भार कितना था 35x, उसमें 65.5 किलोग्राम और जुड़ जाएगा। औसत भार अब कितना हो जाएगा, 35x धन 65.5 बटे 36। यह पहला इक्वेशन हुआ। प्रश्नानुसार क्या कहते हैं, 36वें व्यक्ति के शामिल होने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अतः 36 व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा, पहले 35 व्यक्तियों का औसत भार था x किलोग्राम, अब 500 ग्राम की वृद्धि, ग्राम को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर किलोग्राम में पहले बदलना पड़ेगा। 500 ग्राम का कितना किलोग्राम हो जाएगा, 1/2 किलोग्राम। इस तरह अब नया औसत कितना हो जाएगा, x धन 1/2 किलोग्राम। तो यह जो पहली सूचना है यह भी 36 व्यक्तियों का औसत भार है, और यह दूसरी सूचना यह भी 36 व्यक्तियों का औसत भार है। अतः यह दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इन दोनों की हम तुलना कर लें, दोनों की तुलना करने पर
35x धन 65.5/36 बराबर 2x धन 1/2। इसको हल कर लें तो हल करने के बाद इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर 47.5, अर्थात x किसका मान आपने रखा था, प्रारंभ में जो 36 व्यक्ति नाव में थे उनका औसत वजन। उम्मीद है जो प्रश्न हमने लिए हैं वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।